जय हिंद साथियों। तो इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हम लोग देख चुके थे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन और यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया को संतुलित करके बताया गया था। अब इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के दिए गए एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को करने वाले हैं और फिर आगे के थ्योरी को जानने वाला है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर आपको बहुत बेहतर तरीका से बताया जा रहा है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो आपके पास पहुंचे और आप उसका तुरंत बेनिफिट ले सकें। तो बिना देर किए हुए हम लोग एनसीईआरटी के अगले पेज पर मूव करते हैं और नए क्वेश्चंस को देखते हैं। जिंक का अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ था और जिंक सल्फेट का निर्माण किया था और हाइड्रोजन गैस को बाहर मुक्त किया था। तो एक आप ये भी बोल सकते हैं कि जब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होता है तो वह हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है और लवण का निर्माण करता है। चलिए, तीर चिन्ह से पहले वाले को अभिकारक कहते हैं, तीर चिन्ह के बाद वाले को प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह Fe का अभिक्रिया जल के साथ है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कि जब लोहा का अभिक्रिया जल के साथ होगा और जल में भी कैसा भाप स्टील, तो जब जल के साथ होगा तो ये बनाता है Fe3O4 बनाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। अगला देखिए, इसी को संतुलित करने का तरीका बताया गया हुआ था। यहाँ पर अभिक्रिया को संतुलित करने को टोटल आपको 6 चरणों में ले गया हुआ था संतुलन करके दिखाने के लिए। आपको पिछले वीडियो में सभी चीजें समझा चुके हैं। अभिक्रिया में आती है कुछ भौतिक अवस्थाएं जिसका लिखा गया रहता है संकेत। अब कोई भी, जैसे यही रासायनिक अभिक्रिया है, अब इसके ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको S। तो S क्या दर्शाता है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो लोहा है वह ठोस अवस्था में। S किसको बताएगा? ठोस अवस्था को। G किसको बताएगा? यहाँ पर जो जल है H2O, यह जल आपको गैसियस अवस्था में है। G बताता है गैस को, गैसियस अवस्था में है। और जो Fe3O4 का निर्माण हुआ है यह बना है ठोस अवस्था में और हाइड्रोजन जो बाहर निकला है वह गैस की अवस्था में निकला है। अगर इसी तरह अभिकारक के ओर या प्रतिफल की ओर अगर आ जाता है आपका AQ लिखा हुआ मिले अभिक्रिया में, तो इसको बोला जाता है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है वाटर, जल, और जलीय विलयन उसको बोलना ज्यादा सही रहेगा। तो अगर AQ लिखा रहेगा तो आप बोल दीजिएगा कि उस पदार्थ का जलीय विलयन है। आगे बढ़ जाए। अब इसके बाद एक और लिखा हुआ मिलेगा कि L का मतलब होता है कि वह पदार्थ उस अभिक्रिया के दौरान जो या तो बना है या अभिक्रिया में भाग लिया है वह आपको द्रव की अवस्था में है, लिक्विड। आइए बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग को आगे बढ़ना है और ये क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ होता है तो ये आपको मिथेनॉल का निर्माण करता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया जल के साथ होता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का सूत्र बनेगा C6H12O6। अगर ग्लूकोज की संरचना पूछ ले आपसे तो संरचना भी बना सकते हैं। और ग्लूकोज के अंदर जो ग्रुप होता है वह ग्रुप रहता है क्रियाशील समूह की अगर बात कर ली जाए तो, या उसी को बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज में रहता है अल्डिहाइड। ग्लूकोज में क्या रहेगा? ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप क्या रहता है? अल्डिहाइड रहता है। क्या रहेगा? अल्डिहाइड रहेगा। अच्छा, अल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता कैसा है? तो आप बोलेंगे सर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा होगा और उसके साथ हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है, और कार्बन की ये बॉन्ड खुला हुआ रहेगा। कार्बन हमेशा 4 ही बंधन बनाता है। ठीक, 2 बंधन बनाया है ऑक्सीजन के साथ, 1 बंधन बनाया है हाइड्रोजन के साथ और 1 बंधन अन्य कार्बन या अन्य तत्व के साथ बनाएगा। ठीक, कार्बन आ सकता है ओपन चेन के कंपाउंड में, खुले हुए कंपाउंड के रूप में, या नहीं तो किसी रिंग बंद कंपाउंड के रूप में, या नहीं तो हाइड्रोजन आ सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है अल्डिहाइड का क्रियाशील ग्रुप, या नहीं तो इसी को बोल देंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं एक बार। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखिए। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज में टोटल कितने कार्बन की संख्या है? आप बोलेंगे सर 6 कार्बन है। तो ऐसे करके पहले 6 कार्बन का चेन बना लेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन का चेन बन गया। इसमें पहला कार्बन जो होता है ना
वह बनाता है अल्डिहाइड। पहला कार्बन का देखिए अल्डिहाइड बना दिए। अब दूसरा कार्बन पर जो आएगा ये आएगा OH ग्रुप राइट में और H ग्रुप लेफ्ट में। फिर तीसरा कार्बन पर H ग्रुप राइट में और OH ग्रुप लेफ्ट में। फिर चौथा और पांचवा दोनों कार्बन पर OH आता है आपका राइट में और H आ जाएगा लेफ्ट में। फिर लास्ट कार्बन पर जो है ना, आप चाहे तो OH को यहां दिखा सकते हैं, इसके नीचे रहेगा 2 हाइड्रोजन। ठीक, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की संरचना को ग्लूकोज का संरचना कहते हैं। ठीक, ग्लूकोज 2 प्रकार की संरचना को दिखाएगा, एक दिखाएगा डी फॉर्म, एक दिखाएगा एल फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। अगर आप इसकी बात अगर हम लोग कर ले तो ये आपको क्लास 11th और क्लास 12 में टकराने वाला है। यहाँ की ये चीजें है नहीं। यहाँ तक ज्यादातर क्वेश्चन आपको उठा सकता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है उस ग्लूकोज के अंदर कौन सी क्रियाशीलता समूह है, तो आप बताएंगे अल्डिहाइड है। कौन सा है? अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन आकर के जुड़ सकता है, या नहीं तो फिर कोई भी अल्काइल आकर के जुड़ सकता है, या नहीं तो फिर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आकर के जुड़ सकता है। एरोमेटिक को AR कहते हैं, उसी को रिंग कहेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको पूछ ले कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है या प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य रहता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। सूर्य के प्रकाश को क्या करना? अवशोषित करना। जब सूर्य का प्रकाश अवशोषित हो जाएगा तो उस अवशोषित पदार्थ से ये जो जल है, इस जल का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंधन है उस बंधन को तोड़ना रहता है और ऑक्सीजन को मुक्त करना रहता है। यही ऑक्सीजन यहाँ पर O2 के रूप में आपको बाहर निकलता है, जिसको हम लोग और जितने भी लिविंग थिंग्स है, जो जीवित प्राणी है, सभी सांस लेने के रूप में इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आप समझ रहे होंगे। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण का, इसको एक और तरीका से दिखाया जा सकता है 6CO2। अब यहाँ पर जल कितना है? 12 है ना। 12 नहीं लेकर के अगर ले ले इसका 6 ही ले ले 6H2O, तो यहाँ पर जो बनेगा ना लास्ट में जो ये दिखाई पड़ रहा है 6H2O, यह नहीं दिखेगा, बस बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 और बना लेगा इसके साथ में आपका कौन? तो 6O2 बनेगा। बस यही दोनों बनेगा। इतना आपको याद रखना चाहिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आप याद करके रखें C6H12O6। इसमें अल्डिहाइड समूह होता है और ये है अल्डिहाइड, ये है अल्डिहाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है कि आगे कुछ क्वेश्चंस दिया गया है बनाने के लिए। आइए हम आपके साथ बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से, प्रश्न है यहाँ पर कि अगर आपको बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और अगर आप बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि एक ही है आपका बीपीएससी टीआरई 4 में, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है। ठीक, अगर खास करके आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं और वही अगर क्लास आप 10th के बच्चे हैं फिर भी आपको सभी क्वेश्चंस को देखना है। टीआरई 4 और जो बच्चा 10th का प्रिपरेशन कर रहा है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, सिलेबस दोनों को उतना ही पढ़ना है। बस टीआरई 4 का जो क्वेश्चंस आएगा ना वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बनाएगा और जो बोर्ड का क्वेश्चंस आएगा वह आपको रटा रटाया है भी आप बोल सकते हैं या कॉन्सेप्चुअल भी आप बोल सकते हैं, दोनों है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है ना, आप जानते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग साफ नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर अगर पहले से किसी अन्य पदार्थ की अगर परत बनी हुई है तो वायु के साथ वह अभिक्रिया करने में दिक्कत करेगा, अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। इसीलिए रिबन को पहले क्या कर दिया जाता है? साफ कर दिया जाता है कि कुछ अन्य पदार्थ की अगर परत उसके ऊपर बना हुआ है तो वह हट जाए। और जैसे ही अन्य पदार्थ की परत हटेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर आपको ऑक्सीजन की अभिक्रिया तेजी से होगी और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का निर्माण करेगा। मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बनता है वह श्वेत कलर में बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखें। ये अभिक्रिया दिया है, अभिक्रिया नाम के रूप में लिखा है, आपको संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। ठीक, यह भी एक प्रकार के समीकरण है लेकिन नाम के रूप में है। अब इसी को बनाते हैं। हाइड्रोजन का मतलब होगा H2। हम सभी अभिक्रिया को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन का मतलब है, और ये है पहला अभिक्रिया, हाइड्रोजन का मतलब है H2 प्लस क्लोरीन का मतलब है Cl2, और दोनों जो अभिक्रिया करता है ना तो ये बनाता है, क्या बनाएगा? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? HCl, याद रहेगा।
एक हाइड्रोजन परमाणु, एक क्लोरीन परमाणु, दोनों मिल करके बना रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, अम्ल भी कहते हैं, एसिड का अम्ल होता है। चलिए, अब यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और यहाँ है 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर है 2 क्लोरीन, यहाँ पर है 1 क्लोरीन। आपको कुछ ऐसा करना है कि इस सूत्र में कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन इधर भी परमाणु की संख्या बढ़ के 2 हो जाए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, अब वह है कि इसमें कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब मिला लीजिए दोनों ओर। देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या मिलेगा 2, यहाँ पर क्लोरीन की संख्या मिलेगा 2। अगर 2 से गुना कर दिए हैं तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन की संख्या बढ़ के हो गया 2 और क्लोरीन की संख्या बढ़ के हो गया 2। दोनों ओर देखिए, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट साइड उतना ही राइट। अच्छा, इसको बोल देंगे लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट साइड, और इसको बोल देंगे राइट साइड। ठीक है ना, प्रतिफल हमेशा राइट साइड में रहेगा और रिएक्टेंट जिसको अभिकारक कह रहे हैं वह लेफ्ट में रहेगा। ठीक है ना। चलिए, तीर चिन्ह दर्शाता है किसको, कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। जिधर तीर चिन्ह का एरो रहे, हेड रहे, उधर रहेगा आपका प्रतिफल, और जिधर पूछ रहे, टेल रहे, उधर रहेगा अभिकारक। ठीक है ना। चलिए आगे, अगला देख लीजिएगा ध्यान से। अगला अभिक्रिया है कि बेरियम क्लोराइड, ठीक, इसका अभिक्रिया है एल्यूमिनियम सल्फेट से, और यह बेरियम सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो चलिए इस अभिक्रिया को रिमूव करके अगला अभिक्रिया आपको बताते हैं। एक सेकेंड, कीड़ा के आने की वजह से यह कार्य नहीं कर रहा था। चलो, तो देखिए ध्यान से, बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है ना, बेरियम का होता है Ba, और क्लोराइड इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो क्लोरीन 2 बार है, तो BaCl2, और इसका अभिक्रिया होगा किसके साथ, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको बोलेंगे एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट, तीर का चिन्ह बनाता है क्या, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट, तो ये वाला पार्ट टूट करके आएगा, तो ये वाला पार्ट अगर टूट करके आएगा तो बनाएगा BaSO4, इसी को बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ठीक है, अब इसके बाद अगला बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, तो AlCl3, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया बन गया। अब इसको संतुलित करना है, तो देखिए संतुलित करने का सबसे बेहतर तरीका है किसी एक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब जैसे देखिए, बेरियम यहाँ भी एक है, बेरियम यहाँ भी एक है, तो बेरियम को नहीं लेना है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 3 है, हाँ क्लोरीन को ले सकते हैं। ठीक, एल्युमिनियम यहाँ पर 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर 1 है, मतलब एल्युमिनियम को भी ले सकते हैं। तो और SO4 का यहाँ पर होल था, ऐसा SO4 यहाँ पर सिंगल दिखाई पड़ रहा है, मतलब इसमें क्लोरीन, एल्युमिनियम और SO4 को आप संतुलित कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, मेरे अनुसार से चलिएगा तो सबसे पहले आपको हल्का वाला सिखाते हैं। यहाँ पर एल्युमिनियम 2 है, इधर एल्युमिनियम 2 बनाइए, तो इधर एल्युमिनियम 2 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर आपको कितना से गुना करना पड़ेगा। चलिए हम कलर को चेंज कर लेते हैं आपको सिखाने के लिए, तो यहाँ पर गुना करेंगे 2 से। अब एल्युमिनियम बढ़ के 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन का गुना हो गया, क्लोरीन 3 था, फॉर्मूला में 3 है, ठीक है, और उसका गुना 2 के साथ होते, 3 दूना 6 हो गया। अब इधर क्लोरीन को 6 कीजिए, यहाँ पर तो 2 ही है, तो यहाँ पर अगर 2 ही है, इसको 6 करना है, इसको 6 करना है, तो कितना से गुना करेंगे, 3 से। क्लोरीन 3 गुने 2 6 हो गया, और क्लोरीन जब 6 हो गया तो बेरियम तो बढ़ गया, बेरियम में भी 3 से गुना हो गया, लेकिन यहाँ पर बेरियम 3 है, यहाँ पर बेरियम 1, तो यहाँ पर भी 3 बनाना है, तो कितना से गुना कर दे, 3 से। 3 से गुना किया तो बेरियम 3 हो गया, SO4 अब कितना हो गया, तो 3 हो गया, SO4 कितना हो गया, तो 3 हो गया, सॉरी SO4 कितना हो गया, देखे ना, SO4 का होल था, इसका 3 से गुना किया, तो इतना का भी गुना हो गया ना, तो ये भी 3 हो गया। आप परमाणु गिनेंगे तो सभी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम गिन के भी दिखा देते हैं, Ba का संख्या देखिए तो कितना है, 3 है, क्लोरीन का देखिए तो 3 और 2 का गुना 6 हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम का देखिए, चलिए हम आगे लिख देते हैं, एल्युमिनियम का देखिए तो 2 होगा, अगर SOS का देखिए तो 3, सिर्फ सल्फर का तो 3, अगर इसी में बात करें ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन देखिए 4 है, 4 का गुना 3 के साथ 4 तिया 12, तो ऑक्सीजन का संख्या 12। अब आइए इस और की गिनती कर लेते हैं, इस और को हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले बेरियम, बेरियम का देखिए 3 से गुना है, तो बेरियम का संख्या हो गया 3,
सल्फर, सल्फर में यहाँ पर 3 से गुना है, मतलब पूरे में 3 से गुना है, तो सल्फर का संख्या हो गया 3। ऑक्सीजन का संख्या 4 है, 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, ऑक्सीजन का संख्या हो गया 12। एल्युमिनियम का संख्या हो गया 2, 2 से गुना है पहले, एल्युमिनियम का संख्या 2। क्लोरीन का संख्या 2 का गुना 3 के साथ, तो हो जाएगा क्लोरीन 6। अब आप देखिए तो इधर वाले संख्या और इधर वाले संख्या, ये बना लेफ्ट साइड, ये बना राइट साइड, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में, यह आपको दिखाई पड़ेगा। ये लाइट की वजह से ये कीड़ा जो है बार बार यहाँ पे आ जा रहा है और इसके वजह से बोर्ड काम करना बंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। तो अब इसके बाद आपको टकराएगा, लगता नहीं है कि ये सही से क्लास करने देगा, बाहर भीगने के बावजूद भी। एक सेकेंड, चलिए। तो इधर आप तत्व को गिने और इधर आप तत्व को गिने, दोनों ओर आपको संख्या बराबर दिखाई पड़ रहा होगा और यह एक प्रकार की संतुलित अभिक्रिया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला अभिक्रिया है इसके बाद क्या कि तीसरा अभिक्रिया। यहाँ पर 2 टाइप है, तीसरा होगा सोडियम का अभिक्रिया जल के साथ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है, तो सोडियम का मतलब हुआ Na। इसका अभिक्रिया है जल के साथ, मतलब H2O के साथ, और ये अभिक्रिया करके बनाता है NaOH, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बाहर निकालता है H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक, अभिक्रिया में अगर गैस निकले तो ऊपर की ओर तीर चिन्ह लगा देंगे। यह आपको रासायनिक अभिक्रिया की सूचनाएं से प्राप्त होती है। आइए जानते हैं, यहाँ पर है 2 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन बन जा रहा है। यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर है 1 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन संतुलित है। यहाँ पर 1 सोडियम, यहाँ पर 1 सोडियम, सोडियम भी संतुलित है, मतलब हाइड्रोजन असंतुलित है, हाइड्रोजन को संतुलित करना हो तो ऐसा करिए ना, इधर 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं, तो 2 से गुना कर दिए तो सोडियम भी बढ़ के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ के 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ के 4 हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया। मेरे ख्याल से अब अभिक्रिया संतुलित हो गया होगा। गिनती कर देते हैं, सोडियम का 2 से गुना करने पर इसकी 2, और हाइड्रोजन का 2 से गुना करने पर ये बन गया 4, और ऑक्सीजन में इस पूरे में 2 से गुना करने पर ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। अब इसमें देखिए, यहाँ पर इस पूरे में 2 से गुना करने पर सोडियम बढ़ के हो गया 2, ऑक्सीजन भी बढ़ के हो गया 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और प्लस 2 यहाँ से था, हाइड्रोजन भी बढ़ के हो गया 4। अब दोनों ओर देखिए तो तथा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, एक चीज और, अभी जितने भी अभिक्रिया को आप संतुलित कर रहे हैं ये हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहे हैं, अनुमानित विधि से आप कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा ध्यान से। अगला अभिक्रिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये अभिक्रिया है, इसका संतुलित रासायनिक अभिकरण लिखना है। जल में बेरियम क्लोराइड H2O में आपको बेरियम क्लोराइड BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है, जो अवक्षेप का काम करता है। देखिए ध्यान से, अवक्षेप क्या होता है ना कि अभिक्रिया के दौरान बने पदार्थ जो उस बर्तन में नीचे अघुलनशील पदार्थ के रूप में बैठ जाता है, वही अवक्षेप कहलाता है। नहीं समझे होंगे, चलिए ऐसे समझते हैं इसको ध्यान से। जैसे आप दुकान से दाल खरीद करके ले गए और दाल में बन गया कुछ, दाल में पहले से ही कुछ कंकर उपस्थित था। जब दाल को आप घर में उबाल रहे थे, खाने के लिए आप पका रहे थे, तो ऐसी स्थिति में दाल के साथ साथ कंकर भी उबल रहा था, लेकिन कंकर का वजन अशुद्धि है, जो कि उसका वजन अधिक होने के कारण वह जिस भी बर्तन में आप दाल पका रहे हैं उस बर्तन के पेंदी वाला भाग में जाकर के बैठ जाता है, और यह एक प्रकार के अवक्षेप कहलाएगा। अवक्षेप हमेशा रासायनिक अभिक्रिया जिस भी कंटेनर में होगा उसके निचले भाग में जाकर के बैठ जाता है, और रासायनिक अभिक्रिया में अगर अवक्षेप बना है तो उसको नीचे की ओर तीर चिन्ह से दिखाई जाता है। तो आइए जानते हैं इस अभिक्रिया को। क्या है कि बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, तो बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन का यह मतलब हुआ BaCl2, इसके ब्रैकेट में लिख देंगे एक्वस, ठीक ना, प्लस अगला है सोडियम सल्फेट, तो ये बना Na2SO4, इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट के विलयन, ये भी एक्वस फॉर्म में रह सकता है, के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, क्लोराइड, यहां से सोडियम यहां से क्लोरीन, तो ये बना लेता है सोडियम क्लोराइड, NaCl बनाता है, बिल्कुल सही है।
अगला कह रहा है क्या कि तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है, मतलब BaSO4 बनाता है, और BaSO4 अवक्षेप का काम करता है, तो नीचे की ओर तिरछी लगा देंगे। अब बोल रहा है कि इस अभिक्रिया को संतुलित, यहाँ पर कितना क्लोरीन है, तो आप बोलेंगे सर 2 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर कितना क्लोरीन है, तो बोलेंगे सर 1 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 से गुना कर लेंगे, यहाँ पर 2 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। अब 2 से वहां गुना किए तो देखिए सोडियम बराबर हो गया 2 इधर और 2 इधर, सोडियम बराबर हो गया, क्लोरीन 2 इधर 2 इधर, क्लोरीन बराबर हो गया, Ba एक ही है, Ba एक ही है, बराबर ही है, SO4 एक ही है, SO4 एक ही है। मेरे ख्याल से अभिक्रिया आपका संतुलित हो गया होगा। आप सभी परमाणु का संकेत लेकर के उसकी संख्या को लिख लेंगे और आपको यह मिल जाएगा। चलिए हम लिख भी देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं बेरियम का संख्या 1 लेफ्ट साइड में, बेरियम का संख्या 1 राइट साइड में। अब चलिए अगला क्लोरीन का संख्या 2 लेफ्ट साइड में, क्लोरीन का संख्या 2 राइट साइड में। क्लोरीन के बाद अगला है सोडियम का संख्या 2 लेफ्ट साइड में, सोडियम का संख्या 2 राइट साइड में। अगला है इसके बाद बेरियम लिख लिए थे, सोडियम भी लिख लिए, सल्फर का संख्या 1, देखिए ना यहाँ पर एक ही है। ऑक्सीजन का संख्या 4, ऑक्सीजन का संख्या कितना 4। अब दोनों ओर देखिए मिला करके सभी डाटा आपस में बराबर होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया आपका संतुलित हो चुका है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है ये आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन एक्वस लेना है, जल में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जो कि एक्वस है से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड तथा जल बनाता है। देखिए ध्यान से, कह रहा है क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको बता दे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इसको आप कहते हैं भस्म। इसको क्या कहेंगे, भस्म। चलिए ठीक से लिख देते हैं, भस्म, इसको कहते हैं भस्म। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका मतलब है HCl, इसको बोलते हैं अम्ल। और आप पहले से जानते आ रहे हैं कि एक अम्ल और एक भस्म का जो अभिक्रिया होता है ना, तो तैयार होता है लवण, तैयार होता है क्या, लवण तैयार होता है और जल तैयार होता है। तो लवण बनाएगा तो यहाँ से Na, यहाँ से Cl, तो लवण के रूप में बनेगा NaCl, जिसको आप साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ये बना है आपका लवण, और इसी को कहते हैं साधारण नमक, जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं, टेबल साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। NaCl रासायनिक नाम हो गया, सॉरी रासायनिक सूत्र हो गया, और रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और साथ में निकलेगा जल। अब इस अभिक्रिया को संतुलित करना होगा, तो देखिए यहाँ पर है 1 सोडियम, यहाँ भी है 1 सोडियम, सही है। यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी 1 ऑक्सीजन, सही है। यहाँ पर 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही। यहाँ पर 1 क्लोरीन, यहाँ पर 1 क्लोरीन। मेरे ख्याल से यह अभिक्रिया आपका संतुलित हो गया होगा। आप परमाणु गिनेंगे, सभी परमाणु आपस में बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक में ये जो आपको टोटल 3 क्वेश्चन था, हालांकि पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन टकराया, दूसरा क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन टकराया, और तीसरा क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन टकरा गया। तो ओवरऑल देखेंगे तो अभिक्रिया से संबंधित 5 क्वेश्चन टकराया और 1 क्वेश्चन ऊपर वाला हो गया। तो टोटल 6 क्वेश्चन को अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, फिर से उसको हम अगले वीडियो में ऐड करके समझा देंगे। चलिए, तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये एनसीईआरटी का अब जो आया है ना, ये 7वां पेज है। आइए देखिए ध्यान से, कह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, वह कई प्रकार के होते हैं। अब इसमें कुछ उसके प्रकार के बात किया जाए। कह रहे कि कक्षा 9 में, देखिए कह रहा है क्या कि कक्षा 9 में आपने इस चीजों का अध्ययन कर चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व, देखिए यहीं पे इंपॉर्टेंट है, रासायनिक अभिक्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। अगर अभिक्रिया से पहले आप सोडियम लेकर के चल रहे हैं, तो अभिक्रिया के बाद भी ये सोडियम ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये अभिक्रिया के बाद मैग्नीशियम बन जाएगा, यह नहीं होगा, ठीक है ना। ये रासायनिक अभिक्रिया में गुण होता है कि अगर अभिक्रिया से पहले आप जिस प्रकार के परमाणु को लिए हुए हैं, तो अभिक्रिया के बाद भी वही परमाणु दिखेगा, लेकिन उसकी व्यवस्था जो होगी ना, वह बदल जाएगा। बात को समझ गए। जैसे हम लोग चिमनी से ईंट लाते हैं खरीद करके घर बनाने के लिए, तो चिमनी का स्थान जो है, वहां से ईंट ट्रैक्टर पे लोड हुआ, तो रास्ता में आने के बाद क्या ईंट बदल जाता है क्या?
नहीं ना। अब ड्राइवर अगर आपका होशियार निकला तो वो तो कुछ उसमें कारनामा कर देगा, तो वो तो बात की बात है ना। लेकिन ईंट अगर चिमनी पे आपको जो डाला है वही ईंट आपके दरवाजे पे आएगा। जब आप अपने मकान को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उस ईंट को आप अलग अलग पार्टिकुलर भाग से तोड़ करके और जहां पर जो ईंट का आकार सही फिट बैठेगा उसको लगा करके आप जोड़ाई करेंगे। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु ले करके चलेंगे अभिकारक में, वही परमाणु प्रतिफल में बनता है। ठीक है ना। लेकिन उस परमाणु की व्यवस्था क्या होगी, अलग रूप में दिखाई पड़ेगा। परमाणु में बदलाव कभी नहीं होगा, ईंट का बदलाव नहीं होगा, ईंट के व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। कभी सीधा पैटर्न लगाएगा, कभी उसका तिरछा पैटर्न लगाएगा। तो ये व्यवस्था करना होगा कि पैटर्न आप किस तरीका से सजा रहे हैं, क्रम आपका कैसा जा रहा है, वही रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए याद रखना है, ईंट लेकर के चले हैं तो प्रतिफल में ईंट दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आप चिमनी से ईंट लेकर के आए हैं और घर में जब दीवार बनाना स्टार्ट किए तो वह ईंट सोने का ईंट बन गया, ऐसा कभी नहीं होगा, वह मिट्टी का ही ईंट रहेगा। चलिए वो भी पका हुआ, क्योंकि आप पका हुआ लिए हुए थे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखिए क्या बोलता है। कह रहा है क्या कि और ना ही आकार में, आगे बढ़ते थे यहाँ पर, तो ना तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही बाहर से मिश्रण के अंदर आता है। अभिक्रिया में ना तो कोई बाहर से आएगा, ना अभिक्रिया से कोई बाहर जाएगा। अगला कह रहा है कि वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया के परमाणुओं के आपसी संबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु है, परमाणु आपस में टूटता है और टूटने की वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है, या जुड़ने की वजह से नए पदार्थ का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं क्या कि परमाणुओं के बीच विभिन्न प्रकार के आबंध के बारे में आप अध्याय 3 और 4 में अध्ययन करेंगे। आगे जो चैप्टर्स है ना, तीसरा और चौथा, तीसरा चैप्टर है धातु अधातु, वहां पर अध्ययन करेंगे कि कैसे बंधन बनता है। और चौथा चैप्टर है आपका कौन सा, कार्बनिक यौगिक, तो वहां पर आप जानेंगे। चलिए चैनल पे सभी चैप्टर से संबंधित वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा। तीसरे चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाला गया, एनसीईआरटी का लाइन नहीं है, थ्योरी समझा करके डाला गया, आप चाहें तो उसका विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर बताया गया है क्या कि अभिक्रिया के प्रकार में पहला अभिक्रिया उठाया है और यह है आपका संयोजन अभिक्रिया। यह क्या बना रहा है, संयोजन अभिक्रिया। अगर आप सही से देख पा रहे होंगे तो पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए इसको ध्यान से, संयोजन अभिक्रिया होता है ना, इसको आप जानते हैं, संयोज का मतलब होता है जोड़ना। संयोज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो आप बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। याद रहेगा, जैसे पहला एग्जांपल याद होगा इस रासायनिक अभिक्रिया का, तो मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ था। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अलग अलग, एक परमाणु है एक अणु है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाया। पहले दो था, जुड़ा, एक बनाया, तब ये कहलाता है आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। संयोजन में हमेशा जुड़ने का बात होगा, हमेशा क्या होगा, जुड़ने का बात होगा। आइए जानते हैं ध्यान से। और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक प्रकार के पदार्थ का निर्माण करता है। यहाँ पर देखिए यही चीजें बोला गया है। कह रहा है क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यही आपको पूछेगा कि बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, तो अभिक्रिया करके बुझे हुए चूना किसको कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जब कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया किसके साथ, जल के साथ किया जाता है तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम, बुझा हुआ चूना, तो क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे और अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है। अब देखिए नीचे अभिक्रिया, इसको बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को बोला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। और इसका अभिक्रिया जल के साथ हुआ और ये बनाया बुझा हुआ चूना।
याद रहेगा। अब बोलेंगे सर इसमें तो कंफ्यूजन रहेगा कि कब बोलेंगे बिना बुझा हुआ, कब बोलेंगे क्या बुझा हुआ। तो इसके लिए एक ट्रिक है क्या कि बुझा मतलब क्या, पानी, पानी से बुझा सकते हैं आग को। पानी का क्या सूत्र होता है H2O, तो जिसमें आपको H दिखाई पड़े, जिसमें क्या दिखाई पड़े H दिखाई पड़े, वो होगा बुझा हुआ चूना। आपको किससे बुझा सकते हैं, पानी से बुझा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बुझने का अर्थ है, आप याद रखिए कि बुझने का अर्थ है, तो बुझना पानी से बुझाएंगे, पानी में होता है हाइड्रोजन, इसीलिए जिस इस दो फॉर्मूले में हाइड्रोजन रहेगा वह रहेगा बुझा चूना का, और जिसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा वह रहेगा आपका बिना बुझा चूना। याद रहेगा। चलिए, तो हम लोग जो दुकान से खरीदते हैं, वह दुकान से हम लोग खरीदते हैं ये वाला चूना खरीदते हैं, ठीक है। अब पानी में डालते हैं, दिवाली के समय में पोताई कर देंगे, पानी में डालते हैं तो हम लोग का ये बनता है। और जब इसको दीवार पे चढ़ाते हैं तो बाहर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके बना लेता है क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर। और यह काफी ज्यादा चमकीला सफेदी रंग आपको दिखाई पड़ता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करें कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिल करके एकल मतलब एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। पहले ही बता दिए थे कि दो पदार्थ मिलकर के एक बनाए, दो पदार्थ मिलकर के एक बना रहे तब संयोजन अभिक्रिया। आइए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, ठीक है। इसके बाद बिना बुझा हुआ चूना किसे कहेंगे, और दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होगा। बिना बुझा का होगा कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाएगी। अगला है इसके बाद, यह एक आपको, क्या आप जानते हैं, तो जानते हैं, आपसे क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो इसको आप जानिए क्या कह रहा है इसे। देखिए ध्यान से कह रहा है क्या कि, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं लेकिन फिर भी आप जानिए। देखिए कह रहा है क्या कि ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी, यही आपको बोल रहे थे, दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, पोताई करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करती है। यह भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में या वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है उसके साथ किस तरह की अभिक्रिया करती है, तो धीमी गति से अभिक्रिया करती है, ठीक। और अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत का निर्माण कर लेता है। सफेदी करने के 2 या 3 दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब ये भी आपसे पूछ सकता है कि बताओ कि सफेदी करने के कितने दिन के बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। बीपीएससी क्वेश्चन सजा सकता है, बिहार बोर्ड इस लाइन को नहीं उठा सकता लेकिन बीपीएससी उठा सकता है। बीपीएससी जो है आपका वह नेशनल लाइन सब चुन चुन कर निकालता है। मैं खुद एग्जाम में बैठ चुका हूं और मुझे पता है कि किस तरह से क्वेश्चंस को लगाया जाता है, तो यहाँ पर आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो याद रखना है क्या कि कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका बना है वह कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण पोताई करने के 2-3 दिन के बाद बनता है, 2 या 3 दिन के बाद बनता है। इससे दीवार पर चमक आ जाती है। क्या आ जाएगा, चमक आ जाएगा। और रोचक बात यह है कि संगमरमर, देखिए ध्यान से, कैल्शियम कार्बोनेट का ही नाम क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है आपका, CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो रासायनिक नाम, CaCO3 बोले तो रासायनिक सूत्र। इसी का एक और साधारण नाम बनेगा संगमरमर। इसी का एक और नाम होता है खड़िया, जिसको ब्लैक बोर्ड पर चौक जो आप लिखते हैं उसी को खड़िया कहा जाता है। चूना पत्थर भी इसी को कहा जाता है। तो कितने नाम हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया नाम हो गया, संगमरमर नाम हो गया, चूना पत्थर नाम हो गया, इतने सारे नाम। इसका निर्माण कैसे होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया होगा किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और निकालेगा जल। आगे बढ़ जाते हैं। आइए संयोजन अभिक्रिया के कुछ और भी उदाहरण को
चर्चा करते हैं, उदाहरण पे हम लोग बात करते हैं। कोयला का दहन, कोयला है कार्बन, कार्बन को आप जला रहे हैं, तो जलाएंगे किसी चीज को तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, और कुछ पदार्थ होता है जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जलता है। तो इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आप जब जलाएंगे, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें देखिए कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग, दोनों मिल गया तब बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बना संयोजन अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं इसको समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा ध्यान से। चलिए अब अगला अभिक्रिया एक और डाल दिया गया है, क्या कि अगर आप हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो ये जल बनाता है। ये क्या बनाएगा? जल बनाएगा। हाइड्रोजन का अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है तो ये जल बनाता है। यही दिखाया गया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, दोनों अभिक्रिया किया तो जल बनाया। जल भी यहाँ पर अणु है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर अणु है और हाइड्रोजन भी यहाँ पर अणु है, ठीक है ना। जब भी एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु दिखे एक ही स्थान पे, तब ऐसे स्थिति में वह अणु बनता है। तो आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में अभिक्रिया करता है तो अणु का निर्माण करता है। चलिए अणु का आकार बड़ा होगा, परमाणु का आकार छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोज करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया के एक और नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया भी होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्रियाकलाप एक डाला गया है पीछे में, हमने यह भी देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है और इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है। जब ऊष्मा अधिक होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा? आपका मिश्रण गर्म हो जाएगा। आप याद कीजिए ना, दिवाली के समय में अगर आप बाल्टी में चूना घोरते हैं तो देखिएगा कि बाल्टी का धीरे धीरे ताप बढ़ेगा। या बाल्टी के अंदर जो आपने पानी रखे है जिसमें चूना घोल रहे हैं, तो उस पानी का ताप धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये यही बताना चाह रहे हैं कि अभिक्रिया के दौरान मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। कह रहे हैं क्या कि जिन अभिक्रिया में उत्पाद, चलिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब समझिए बात को क्या बोला गया है। कह रहे हैं क्या कि आप अभिक्रिया करवा रहे हैं और अभिक्रिया का प्रतिफल आपका बना, अब प्रतिफल के साथ में ऊष्मा भी बना, गर्म भी हुआ विलयन, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यही बोला गया ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा बाहर निकलना, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। ठीक, कह रहा है क्या कि यहाँ पर कि जैसे मीथेन है, इसी को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, बायोगैस के नाम से भी जानते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। टोटल 3 नाम बन गया। इसका अपना नाम है मीथेन, इसका अपना नाम है क्या? मीथेन, इसका अपना नाम है मीथेन। अब मीथेन का अभिक्रिया हुआ किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जलवाष्प बनाया और ऊर्जा निकला। याद है, गांव घर में अभी भी गोईठा और चिपड़ी का प्रयोग किया जाता है। गाय या भैंस के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट गोबर, उस गोबर का प्रयोग करके उस गोबर में पानी मिला करके और छोटे छोटे आकार में गोईठा या चिपड़ी बनाया जाता है और उसका प्रयोग खाना पकाने के लिए जलावन के रूप में किया जाता है। वह कुछ और नहीं, क्या है? आपका मीथेन है। गोबर क्या है? मीथेन है। मीथेन में जब आप आग लगाते हैं, गोबर या चिपड़ी में आग लगाते हैं, तो आप वहां से धुआं बाहर निकलेगा थोड़ा बहुत, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जलवाष्प बाहर निकलेगा जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, और काफी मात्रा में ऊष्मा निकलता है। उसी ऊष्मा का यूज हम लोग को भोजन पकाने के रूप में होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखिएगा ध्यान से। अब इसके बाद कह रहा है क्या आप जानते हैं कि श्वसन एक ऊष्मीय अभिक्रिया है? क्या हम लोग जो सांस लेते हैं, यह सांस लेना भी एक क्या है? ऊष्मीय अभिक्रिया है। इसमें भी ऊष्मा बाहर निकलता है। आप करिए ना, ठंडी के मौसम में आपका हाथ ठंडा हो गया, ठीक है, आप क्या करते हैं? मुंह के पास ले जा करके और तेज हवा को छोड़ते हैं, और इसके वजह से मुंह से जब आप हवा छोड़ रहे होते हैं तो आपको हाथ गर्म महसूस करवाता है। ठीक है ना, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रहा है। यह भी एक प्रकार के ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखिए। हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है कि अगर हम लोग को जीवित रहना है तो ऊर्जा चाहिए। कोई बिना ऊर्जा के जीवित नहीं रह सकता है, उसके लिए पोषक पदार्थ को खाना ही पड़ेगा। अब बगल में देख रहे हैं, इधर इसी जो हम आपको बताए हैं वही आपको बताया गया हुआ है, आगे जानेंगे उसको।
तो कह रहे कि ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? भोजन से प्राप्त होगा। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। तो आप याद रखिए, कोई भी पदार्थ जिसको आप खाते हैं और खाने में जो मीठा लगे उसमें रहता है कार्बोहाइड्रेट। उसमें क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं। अगला कार्य है कि इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि आपको पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या बनाएगा, तो आपका उत्तर होगा ग्लूकोज बनाएगा। और क्या बनाएगा? कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज बनाएगा। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके और ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो आप चावल खाए तो कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति हुई, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा वह ग्लूकोज बनाएगा, ग्लूकोज जाएगा कोशिका के अंदर, कोशिका हम लोग जो सांस लेते हैं तो वहां पर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और आपको ऊर्जा प्रदान करेगा। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसकी इतनी सारी प्रक्रिया है, तब जाकर के ऊर्जा मिलता है। ऐसे नहीं कि भोजन किया और ऊर्जा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें थोड़ी बहुत समय लग सकता है। कह रहे क्या कि इस अभिक्रिया आधे घंटे 1 घंटे इतना समय ले लेगा। इस अभिक्रिया का विशेष नाम शोषण है, जिसका अध्ययन हम लोग आपको छठा चैप्टर में करेंगे। ये जो अभिक्रिया है ना कि कार्बोहाइड्रेट पहले ग्लूकोज में गया, ग्लूकोज कोशिका के अंदर जा करके ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, ऊर्जा मुक्त किया, यह शोषण चैप्टर्स की बात होती है। यहाँ पर है कि ग्लूकोज का इस तरह से अभिक्रिया होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा मुक्त करेगा। और उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग अपने सभी कार्यों के रूप में करते हैं। सांस छोड़ने के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जल वाष्प आपका एसकेटी के प्रोडक्ट के रूप में जल आपको बाहर रिलीज हो सकता है। अगला है कि साग सब्जी जो आप खाते हैं, वनस्पति द्रव्य जितने भी आपका है, साग सब्जी, हरी वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स का है क्या का विघटित होकर के कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार के। अब देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं ना, जैसे गोभी का सब्जी खाए, आलू परवल का सब्जी खाए, साग खाए, तो ये सब खाए तो वो अंदर जा करके कंपोस्ट करेगा, उसका डाइजेशन होगा, पाचन होगा। और पाचन होने की क्रिया में फिर से आ जाएगा आपका कौन सा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ही इसका उदाहरण बनेगा। कह रहे क्या कि ये क्रियाकलाप डाला गया है, आइए जानते हैं इसको। ये देखिए आपको बोले थे भाप वाला कि ठंडी मौसम में हम लोग को इस तरीका से हम लोग को चीजों को देखना रहता है। यहाँ पर एक अभिक्रिया को दिखाया गया, उसको हम लोग जानते हैं। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, चलिए। कह रहा है क्या कि क्रियाकलाप 1.1 दी गई है, अभिक्रिया के प्रकार को पहचान ये जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण हो रहा है। कह रहा है क्या कि कोथर नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना रखें। अब 2 बच्चे हैं लैब में, तो इसको अपनी ओर नहीं रखना है, थोड़ा दूर रखना है, ना किसी पड़ोसी को ओर लिखना है। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। नाक की ओर मोड़ने के लिए बोल रहा है कि आप जो भाप निकल रहा है ना, इससे वह गर्म है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए। यह है, इसको बोला जाता है कोथर नली। और इसके अंदर जो है फेरस सल्फेट का टुकड़ा है, और फेरस सल्फेट का टुकड़ा है या क्रिस्टल है। इसको बर्नर की सहायता से इसको गर्म किया गया हुआ पर। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करने के साथ गंध सूंघने की सही विधि। इस तरीके से हम लोग इसके गंध को सूंघ सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कौन सा? तो वियोजन अभिक्रिया। इसके बाद कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं। संयोजन का उल्टा वियोजन होता है। संयोजन में मिल करके एक बना था, इसमें टूट करके 2 बनेगा, एक टूटेगा 2 बनेगा, तब वियोजन। वियोजन का एक और नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का एक और क्या होता है? अपघटन होता है। याद रहेगा, अपघटन का मतलब टूटना होता है। तो एक पदार्थ टूट करके अगर 2 में जाएगा तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल यहाँ पर लग जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं कि आपको याद है, अब ये आप किए थे संगमरमर। तो संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। CaCO3 को जब आप गर्म करेंगे ना, तो यह टूट करके कैल्शियम का ऑक्साइड देगा, जिसको बोले हुए बिना बुझा हुआ चूना, और फिर बनाएगा आपका क्या? तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ये है 1 और टूट करके दे रहा है 2, इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो इसको डिटेल में अगले लेक्चर्स में कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सभी को।